today we are going to start our chapter number 4 from our book Beehive, that is a truly beautiful mind. But a very interesting chapter it is. But this chapter is all about Albert Einstein. ये जो chapter है ये हमारा Albert Einstein के ऊपर है, जो कि उनकी बायोग्राफी में से लिया गया है. और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में था. वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये जो टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, किसको रेफ़र कर रहा है? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड को ही रेफ़र कर रहा है. और ये शॉर्ट बायोग्राफी है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जहाँ पे उसके कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं, हाईलाइट की गई हैं उनकी कुछ क्वालिटीज़, कि कैसे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटरेस्ट मैथ्स और फिज़िक्स के अलावा और भी कई चीज़ों में था, पीस में, ह्यूमैनिटेरियन और बहुत सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट दिखाया गया है. ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर के थ्रू रीड करेंगे और अब हमें पता चलेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत सी चीज़ें. सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. आई विल एक्सप्लेन यू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर लाइन बाय line. So, Albert Einstein was born on 14th March 1879 in German city in Ulm, Ulm, without an indication that he was destined for greatness. So, here it is given that when Albert Einstein was born on 14th March 1879 in German city of Ulm. उल्म की जर्मन सिटी में उनका बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879 को. और उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि उनका जो फेट है, उनका जो डेस्टिनेशन, उनकी जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे. उस टाइम पे किसी को भी इंडिकेशन भी नहीं था. ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. बल्कि इसका अपोजिट ही हुआ. जब उनका बर्थ हुआ तो उसकी मदर जो थी, उनकी जो मदर थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो क्या सोचती थी कि मेरा बेटा जो है वो फ्रीक है. फ्रीक का मतलब बच्चे क्या होता है? फ्रीक का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जो कि नॉर्मल ना हो, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव ना करे. अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स. जो दूसरों की तरह ना सोच सकता है, ना दूसरों की तरह बिहेव करता है. तो उस ऑन द कंट्रेरी क्या हुआ? क्या सोचती थी उसकी मदर कि मेरा बच्चा एल्बर्ट कैसा है? फ्रीक है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनके लिए, उसकी मदर के लिए उसका जो हेड था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसको लगता था कि ये कितना बड़ा है इसका हेड. ठीक है ना, वो कितना बड़ा है एल्बर्ट आइंस्टाइन का हेड, और वो उसको फ्रीक समझती थी, नॉर्मल बच्चा नहीं समझती थी. एट द एज ऑफ 2.5 years एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. इवन 2.5 साल की उम्र में भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना शुरू नहीं किया था. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और फाइनली जब उन्होंने बोलना शुरू किया, वो हर चीज़ को 2 बार बोला करते थे. जो भी चीज़ बोलते थे उसको ट्वाइस, 2 बार बोलते थे. कौन सी एज में उन्होंने स्पीकिंग शुरू करी? 2.5 years की एज में. और जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर चीज़ को डबल बोला करते थे. आइंस्टाइन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर्स. आइंस्टाइन को नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करे, दूसरे बच्चों के साथ खेले, क्या करे. दूसरे बच्चों के साथ वो खेलता ही नहीं था. एंड हिज प्लेमेट्स, और जो उसके जो साथी थे, उसके जो साथ के एज के बच्चे थे, वो उसे क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग. क्योंकि वो उनके साथ खेलता नहीं था, इंटरेस्ट नहीं रखता था प्लेइंग में, है ना. तो वो उसको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग बुलाते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. इसलिए वो खुद अपने आप में ही रहते थे. एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने आप में ही सारा टाइम स्पेंड करते थे और अपने खुद के साथ ही खेलते थे. ओके बच्चे, क्लियर हुई बात आपको? आगे देखते हैं. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उनको बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज बहुत अच्छे लगते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. वो उनको भाई देखो मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थे. और जब उनकी छोटी सिस्टर का बर्थ हुआ तो वो उसको देख के क्या बोले? माजा था उनकी छोटी सिस्टर का नाम. उसको देख के बोले बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? तो यानी कि जो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो उसके फीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे. इसलिए वो अपनी मदर से पूछा करते थे कि बाकी सब तो ठीक है इसमें, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, किससे चलती है ये? क्योंकि टॉयज़ में, मैकेनिकल टॉयज़ में उनको व्हील्स दिखते थे, तो उनको पता था कि इसकी हेल्प से वो चलते हैं टॉयज़. तो वो क्या पूछा करते थे कि ये न्यूबॉर्न सिस्टर जो मेरी माजा है, इसके व्हील्स कहाँ पे हैं. ओके बेटा, क्लियर हुई बात आपको? आगे देखो क्या हुआ.
A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार एक हेडमास्टर ने उनके फादर को बोला, एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बोला कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे, वेदर टीचिंग और साइंस, कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, ये मैटर नहीं करता क्योंकि वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं, कभी भी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। किन्होंने ये बात बोली? उनके हेड मास्टर ने उनको ये बात बोली। बेटा अब आप देखो कि कैसे बचपन में कैसे सब लोग उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन को डीमोटिवेट किया करते थे, समझते थे ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। स्टिल वो एक इतने बड़े साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट बने जिसे आज सारी दुनिया जानती है। इसलिए यही बात आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है। कभी भी आप डीमोटिवेट होकर नहीं बैठो कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं सकता ये काम, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। मैम भी कहती हैं कि भाई यार ये बच्चा तो नालायक है, या कोई भी आसपास का, आपके पेरेंट्स या आपकी सिस्टर, ब्रदर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी कहता है यार तू कुछ नहीं कर सकता। इस चीज़ को माइंड में मत आने दो। आप कर सकते हो अगर आप एक चीज़ को अपने माइंड में ठान लो तो, डिटरमाइंड हो जाओ तो कि मुझे ये करना है तो मैं करके रहूँगा। देखा ना आपने कि कैसे एक हेडमास्टर ने उसके फादर को बचपन में बोला एक बारी कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे, ये मैटर नहीं करता क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, because he will never Einstein began learning to play the violin at the age of 6 और 6 years की एज में उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। because his mother wanted him to, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। he later became a gifted और mature violinist maintaining the skill throughout his life, और उसके बाद वो एक गिफ्टेड और मैच्योर वायलिनिस्ट बने और उन्होंने ये स्किल अपनी पूरी लाइफ में मेंटेन करी। अमैच्योर का मतलब बच्चे क्या होता है? अमैच्योर का मतलब होता है कि ऐसा कुछ करना अपनी एक हैबिट के लिए या फिर पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए, आपका वो प्रोफेशन नहीं बनता, एक पर्सनल इन्जॉयमेंट के लिए आप कोई कुछ चीज़ कर रहे हो, तो वो वायलिनिस्ट तो बने लेकिन वो उनका प्रोफेशन नहीं था। ठीक है ना, वो अपनी इन्जॉयमेंट के लिए, अपनी एज अ हॉबी के लिए वो उसको बजाते थे, उसको यूज़ करते थे। क्लियर हो गई बेटा बात? तो उन्होंने ये स्किल अपनी पूरी लाइफ में मेंटेन रखी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बैड प्यूपिल नहीं थे। अगर हम कहें कि वो फिर एक बैड स्टूडेंट थे क्या? नहीं, वो एक बैड स्टूडेंट नहीं थे। He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old. वो हाई स्कूल में गए कहाँ पे? मुनीच में, जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली ने मूव ऑन किया था। कब? जब वो 15 साल के थे, जब वो 15 मंथ्स ओल्ड थे। क्लियर होगी बेटा बात? एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ पे उन्होंने हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स क्या किए थे? स्कोर किए थे। जब वो सिर्फ 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली ने कहाँ मूव कर लिया था? मुनीच में मूव कर लिया था, और वहाँ पे वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। और वो एक बैड प्यूपिल नहीं कंसीडर हुए, गंदे बच्चे, बैड स्टूडेंट कंसीडर नहीं हुए। उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में। ओके बेटा? आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स, आइंस्टाइन को तो सबसे ज़्यादा हेटेड किस चीज़ से थी? स्कूल के रेजिमेंटेशन से। रेजिमेंटेशन बेटा क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन्स जो भी होते हैं जो स्कूल में फॉलो किए जाते हैं। उसको आइंस्टाइन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये जो स्कूल में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, आइंस्टाइन इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश थे, बिल्कुल पसंद नहीं थी उनको ये चीज़। ओके, आगे देखते हैं क्या हो। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और इसी की वजह से ऑफनली उनका क्या हो जाया करता था? क्लैश भी हो जाया करता था टीचर्स के साथ। ओके बेटा, क्लियर हो गई बात आपको? कि टीचर्स के साथ कई बार उनका आर्ग्यूमेंट, क्लैश हो जाया करता था इन्हीं वजह से। एट द एज ऑफ 15, अब 15 ईयर्स की एज में क्या हुआ? 15 years की एज में आइंस्टाइन फेल्ट सो stifled there that he left the school for good। 15 साल की एज में आइंस्टाइन को वहाँ पे स्कूल में बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होने लग गई। वो कह रहे थे कि भाई मुझसे नहीं आ रहा जाता, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर मैं नहीं रह सकता। स्टिफल्ड का मतलब क्या होता है? अनएबल टू ब्रीथ और सफोकेटेड। ओके, तो बहुत ज़्यादा उनको सफोकेशन फील होती थी उस स्कूल में, और इसी रीज़न की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया फॉर अ गुड रीज़न। ओके बेटा, क्लियर हुई बात आपको?
आगे देखते हैं। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब प्रीवियस ईयर एल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो कहाँ मूव कर गए थे, मिलान मूव कर गए थे, और उन्होंने अपने सन को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशंस, बड़ी लंबी डिस्कशंस के बाद रिलेटिव्स के साथ, और एल्बर्ट भी बैठा था वहाँ पे और उनके रिलेटिव्स भी थे, और उसके एल्बर्ट के पेरेंट्स भी थे। इतनी लंबी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीच। इतनी लंबी कन्वर्सेशन के बाद, डिस्कशन के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन की विश पूरी हुई। उन्होंने, वो क्या चाहते थे कि वो अपनी एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट करें, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में कंप्लीट करें, जहाँ पे जर्मन बोली जाती थी, वहाँ पे अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करें। और ये जो सिटी थी स्विट्ज़रलैंड, दैट इज़ मोर लिबरल, वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी लोगों के ओपिनियंस को, लोगों को समझा जाता था एज़ कम्पेयर टू मुनीच। ठीक है बेटा, तो उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई कहाँ पे कंटिन्यू करी, स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू करी। ओके, बिकॉज ही कंसिडर दैट दिस सिटी स्विट्ज़रलैंड वाज मोर लिबरल देन मुनीच। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. अब आइंस्टाइन जो थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे, उनको अब मैथमेटिक्स और उनका फिज़िक्स बहुत ही अच्छा था, ये दोनों सब्जेक्ट्स में वो बहुत ही अच्छे थे। और अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, जो कि ज़ुरीच में है। ओके, but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. लेकिन साइंस सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हमारे उस डैशिंग यंग मैन कौन, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपील करे, अट्रैक्ट करे। वॉलरस मुस्टैक्स बटे, ये देखो आपकी इसमें दे रखी हैं, ये शेप होती है मुस्टैक्स की, इस टाइप की उनकी मुस्टैक्स की शेप थी। ओके, तो सिर्फ एक साइंस ही चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि उनको अट्रैक्ट कर रही थी, अपील कर रही थी, अच्छी लग रही थी, इसके अलावा और भी कोई चीज़ थी। वो क्या थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये रहे आइंस्टाइन हमारे 1900 में, जब उनकी एज 21 थी, और ऐसी थी उनकी मुस्टैक्स, डैशिंग एंड हैंडसम बॉय हेयर इट इज़, जो उन्होंने ऊपर डिस्क्राइब किया है हमारे बायोग्राफी में। और ये 1955 में हम जिस फोटो को आज भी रिमेंबर करते हैं आइंस्टाइन की, वो यही है। ओके, आगे देखते हैं साइंस के अलावा और क्या चीज़ थी जो उनको अच्छी लगती थी। Yes, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. अब भाई उनका इंटरेस्ट साइंस के अलावा एक उनके फेलो स्टूडेंट में भी था। उनकी क्लास में, उनकी यूनिवर्सिटी में, उनकी क्लास में ही एक और गर्ल थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, जो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, उनको काफ़ी क्लेवर क्रिएचर लगी, बिल्कुल उसी की तरह लगी कि बिल्कुल ये तो मेरे जैसी ही है, वैसी लगी। तो उनका इंटरेस्ट उसमें भी क्रिएट हो गया। Okay, this young Serb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब ये जो young Serb गर्ल थी, ये जो थी कि कहाँ से बिलोंग करती थी, सर्बिया से बिलोंग करती थी। ये गर्ल जो थी वो स्विट्ज़रलैंड आई थी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी ज़ुरीच में, सिर्फ यही यूनिवर्सिटी थी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में से जो कि वुमेंस को अलाउ करती थी एडमिशन्स के लिए, जहाँ पे वुमेंस को डिग्री अलाउ होती थी। तो उन्होंने भी, किसने, मिलेवा मैरिक ने भी यहाँ पे एडमिशन लिया था। क्लियर हो गया बेटा बात। तो उनका इंटरेस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के अलावा किस में हुआ, एक उनकी फेलो स्टूडेंट में, मिलेवा मैरिक में, जो कि उनको कैसी लगती थी, एक क्लेवर क्रिएचर लगती थी, बिल्कुल खुद की तरह लगती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। Einstein saw in her an ally against the Philistines. अब भाई उनको, आइंस्टाइन को उनमें एक अपना फ्रेंड दिखता था कि वो बिल्कुल मेरे जैसी हैं, कि मैं उसको अपनी फ्रेंड बना सकता हूँ। एले का मतलब अ फ्रेंड और एसोसिएट। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स क्या होता है बच्चे, जो अपोनेंट्स होते हैं, बताती हूँ मैं आगे लाइन को कंटिन्यू करके बताती हूँ, ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स। अब क्या होता था, फिलिस्टीन्स क्या होता है बेटा, ये ऐसा वर्ड है जो कि डिसअप्रूविंगली यूज़ किया जाता है जब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक पसंद होता है। तो क्या था, अब हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये सब चीज़ें पसंद थी और मिलेवा मैरिक को भी ये सब चीज़ें पसंद थी।
तो जो इनके जो अपोनेंट्स थे वो उनको क्या कहते थे, वो उनको फिलिस्टीन्स कहते थे। तो कहता है कि भाई हम दोनों का इंटरेस्ट जो था एक इन कॉमन चीज़ों में था, ठीक है। और जो बाकी लोग थे वो चाहे हो जाए उसके क्लासमेट्स हो गए, उनके फेलो मेट्स हो गए, या फिर उनकी फैमिली, वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जिसको आइंस्टाइन पसंद करता था, आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को, ठीक है, वो लोग इन चीज़ों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो वो यही कह रहे थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन कि हम दोनों का इंटरेस्ट जो था वो कॉमन चीज़ में था, इसलिए हम लोग एक अच्छे फ्रेंड्स बने। और द कपल फेल इन लव, और इसके बाद दे बोथ फेल इन लव। Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Or then the love letters exchange between them to share the feelings of love between them with each other. ठीक है था, तो उनमें आपस में लव हो गया, एंड देन दे एक्सचेंज द लेटर्स टू शेयर देयर अफेक्शन, एंड दे यूज़ द साइंस, मिक्सिंग साइंस इन देयर लेटर्स, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी को साइंस पसंद है, तो वो अपनी लव लेटर्स में भी साइंस के कुछ वर्ड, साइंस का कुछ ऐसा यूज़ करते थे जिससे कि क्लियर होता था कि भाई बंदे को साइंस बहुत पसंद है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स जताने के लिए वो साइंस, मिक्सिंग साइंस, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किया करते थे। एक बार एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। एक बार उन्होंने लिखा था आइंस्टाइन ने कि मुझे कितनी खुशी होगी और मैं कितना प्राउड फील करूँगा जब हम दोनों मिलके, कौन हम दोनों, आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक, मिलके हमारे वर्क को, जो हम वर्क कर रहे हैं रिलेटिविटी के ऊपर, उसको एक विक्टोरियस कंक्लूजन देंगे। तो यानी कि क्या इससे पता चल रहा है, देखो इससे पता चल रहा है कि दोनों, वो जो आइंस्टाइन है वो उसे, उनके अंदर लव की फीलिंग है। तो उन्होंने इसको साइंस के वर्ड में देखो कैसे एक्सप्रेस किया, साइंस की फॉर्म में, कि कितनी खुशी होगी मुझे और मैं कितना प्राउड फील करूँगा जब हम दोनों मिलके अपने इस काम को, रिलेटिविटी के वर्क को एक विक्टोरियस सा, एक सक्सेसफुल कंक्लूजन पे लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो इंस्टेंस में हमारे यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे वो साइंस की फॉर्म में अपनी फीलिंग्स को भी शेयर किया करते थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, अब 1900 में 21 ईयर्स की एज में, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट होकर बाहर निकले और अभी क्या थे, वो अनएम्प्लॉयड थे, अभी वर्किंग नहीं थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और उस टाइम 21 ईयर्स की एज में वो एज अ टीचिंग असिस्टेंट वर्क कर रहे थे। क्या किया करते थे, वो प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे। और फाइनली उन्होंने जॉब उनको मिली 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब उनको मिली पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट जैसे कॉपीराइट होता है ना बेटा, पेटेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें राइट दे देता है इन्वेंशन का। इन्वेंटर कुछ, मान लो किसी ने कुछ इन्वेंशन करी, तो वो अब उसका राइट है, उसके ऊपर किसी और का राइट नहीं हो सकता, दैट इज़ अ पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट ऑफिस बर्न में उनको एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली 1902 में। उससे पहले जब वो 21 ईयर्स की एज में थे, 1900 में जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकले, तब उस टाइम वो अनएम्प्लॉयड थे और उन्होंने अपने पर्सनल टीचिंग, प्राइवेट लेसन्स देने शुरू किए थे और फाइनली उनको 1902 में जॉब मिल गई थी। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जबकि उनकी जॉब उनको मिली हुई थी कि वो दूसरों के लोगों की इन्वेंशंस को क्या करेंगे, असेस करेंगे, जज करेंगे, देखेंगे। साथ ही साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी खुद के आइडियाज़ को, अपनी खुद की इन्वेंशंस को डेवलप कर रहे थे सीक्रेटली। क्लियर होगी बेटा बात आपको? He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of थियोरेटिकल फिज़िक्स। अब बड़ी ही जॉकिंगली उन्होंने अपने डेस्क ड्रॉर को क्या बोला, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स बोला। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो बैठते थे, वो जो वहाँ पे उनका जो डेस्क ड्रॉर था, वहीं से ही वो सारी क्या किया करते थे, इन्वेंशंस किया करते थे। वहीं बैठ के ही वो, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, बहुत सारे इन्वेंशंस, बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में आते थे। इसलिए उन्होंने उसको जोकिंग वे में क्या बोल दिया कि ये क्या है, मेरा ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। क्लियर होगी बेटा बात? आगे देखते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब उनका एक फेमस पेपर था 1905 में जो पब्लिश हुआ था, आइंस्टाइन जो क्या था, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
जिसके अकॉर्डिंग इस पेपर में उन्होंने क्या मेंशन किया था, क्या शो किया था, जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि जो टाइम जो हम लोग जिससे मेज़र करते हैं, उसने लिखा जो मेज़रमेंट है टाइम की और डिस्टेंस की वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. हालांकि वो खुद कहते हैं कि दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स सेम टाइम शो नहीं करेंगी अगर उनको एक साथ लाया जाए आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक अगर उनमें से एक जो है रिलेटिव उससे थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है, तो दो क्लॉक्स को आप सेट कर दो, एक ही टाइम सेट कर दो और कुछ टाइम बाद आप चेक करो दोनों में टाइम। तो वो कहते थे कि नहीं, दोनों की दोनों आफ्टर अ जर्नी ऑफ टाइम वो दोनों की दोनों सेम टाइम शो नहीं करेंगी अगर उनमें से एक जो है वो रिलेटिवली थोड़ी फास्ट चल रही है दूसरे के कंपैरेटिव। क्लियर होगी बेटा बात। तो किसने ये चीज़ पे पेपर पब्लिश किया था? हमारे आइंस्टाइन ने पेपर पे पब्लिश किया था ये बातें। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स, इसकी हेल्प से एक मोस्ट फेमस फॉर्मूला डिराइव हुआ जो कि क्या डिस्क्राइब करता था? मास और एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता था। एंड द फॉर्मूला इज E इक्वल्स टू mc²। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ उसकी हेल्प से, जिसकी ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें E का मतलब है एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास एंड C स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। अब ये एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की ने बोला था, क्या बोला था टाइम को दिखाने के लिए कि कैसे एक पर्सन के लिए एक पर्सन जो है उसी सिमिलर टाइम को डिफरेंटली फील करता है। इस एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको क्लियर करूँगी। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. जब आप एक अच्छी गर्ल के साथ, नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे टाइम स्पेंड करते हो तो आपको लगता है सिर्फ अभी 2 मिनट्स ही तो हुए हैं। और सिमिलरली यही 2 मिनट्स जब आप 2 मिनट्स हॉट स्टोव के ऊपर बैठ जाओ तो वो आपको 2 घंटे के इक्वल लगते हैं। और एल्बर्ट इसी को ही क्या कहते हैं? रिलेटिविटी कहते हैं। कितनी अच्छी बात कही ना एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। देखो टाइम वही है, मिनट्स वही है, लेकिन एक ही पर्सन उसको डिफरेंट फील कर रहा है ना। अ पर्सन वुड फील द टाइमिंग डिफरेंटली। तो इसी चीज़ को हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा? दैट इज रिलेटिविटी। क्लियर होगी बच्चे बात आपको? तो ये था हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ थॉट्स, उनके कुछ पेपर्स हमने पढ़े कि क्या क्या उन्होंने लिखा और क्या क्या वो मानते थे। आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। टिल देन बच्चे आप इतना रीड करो और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।